अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे एक अहम पेशरफ्त की, एक मस्बत खबर की। भारत से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। उड़ी हमले के मुआवनत के इल्ज़ाम में कैद 2 पाकिस्तानी तालिब इल्म, 2 बच्चे पर उन दोनों पर इल्ज़ाम साबित ना हो सका और भारतीय तहकीकाती इदारों ने यह एतराफ़ किया कि वो दोनों बच्चे बेगुनाह हैं। भारत में उड़ी हमले में मुआवनत के इल्ज़ाम में कैद पाकिस्तानी बच्चों की रिहाई का फैसला कर लिया गया है। भारतीय तहकीकाती इदारे का लगाया हुआ इल्ज़ाम सही साबित नहीं हुआ। भारतीय तहकीकाती इदारे ने सबूत न होने पर दोनों तालिब इल्मों को क्लियर कर दिया है और भारतीय मीडिया ही के मुताबिक दोनों पाकिस्तानी तालिब इल्म फैसल एवान और एहसन खुर्शीद को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। भारतीय फौज तालिब इल्मों को पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले करेगी और पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित की भारतीय हुक्काम से मुलाकातें हुई हैं। दोनों तालिब इल्मों फैसल एवान और एहसन खुर्शीद की रिहाई के अमल पर बातचीत की गई है। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने उम्मीद जाहिर की है कि दोनों तलबा को जल्द रिहा किया जाएगा और ये अहम पेशरफ्त है क्योंकि आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले दोनों तालिब इल्मों का मामला हम मुतादिद बार अपने प्रोग्राम में उठा चुके हैं। उनके स्कूल के हवाले से उनके प्रिंसिपल और उनके जो साथी तालिब इल्म थे उनके इंटरव्यूज़ आपको दिखा चुके हैं। भारत से इस मामले को भारत में उठाने वाले प्रवीण स्वामी से हमने बात की थी, उन्होंने भी ये मामला बताया था और उड़ी हमले के अगले ही दिन ये बच्चे गलती से सरहद पार कर गए थे, मकबूजा कश्मीर पहुंच गए, आज़ाद कश्मीर के रहने वाले थे और इन दोनों बच्चों की ज़िंदगियाँ घर, स्कूल और किताबों के गिर्द घूमती थी। लेकिन 20 सितंबर को 3 बजे सैरो तफरी के लिए पहाड़ी पर पहुंचे और फिर घर वापस नहीं आए। घर वालों, दोस्तों, रिश्तेदारों से पूछा, कोई खबर नहीं मिली और घर वालों को भारतीय मीडिया से पता चला कि वो दोनों भारत में कैद कर लिए गए हैं। और भारतीय तहकीकाती जानिब से शुरू में ये दावा था कि ये दोनों तालिब इल्म उड़ी हमले में हमला आवर के मुबैना गाइड थे, उनको गाइड कर रहे थे। भारतीय दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने बयान भी जारी किया उस वक्त और कहा कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को गिरफ्तार नौजवानों की तफसीलात से आगाह कर दिया है। और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ाम भी लगा, इल्ज़ाम तराशियों में तेज़ी आई, मगर अब ये इल्ज़ाम सही साबित नहीं हो सका। हमारे साथ प्रवीण स्वामी मौजूद हैं, भारतीय सहाफ़ी हैं, आप एडिटर हैं इंडियन एक्सप्रेस। प्रवीण स्वामी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस मामले को परसू भी किया, हमारे साथ भी प्रोग्राम में आए और आपने कहा 2 बच्चे हैं, 18 साल से कम उम्र के हैं, बड़ों की जेलों में ना चले जाएं, इंसानी बुनियादों पर भी आपने बहुत आवाज़ उठाई। इस वक्त क्या अपडेट है बच्चों की रिहाई के हवाले से? आज तो बहुत अच्छी खबर है। आज दोपहर को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो ये सारा केस जांच रहा था, उन्होंने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत डिटरमिन किया कि इन बच्चों के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है और अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज की दोनों को छोड़ देने की। उन्होंने जम्मू में ट्रायल कोर्ट जो है, एनआईए का स्पेशल कोर्ट जो है, वो जज को भी इन्फॉर्म कर दिया कि उन दोनों बच्चों को रिहा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। उसके बाद दोनों बच्चे भारतीय फौज के 16 कोर को दे दिए गए ताकि वो दोनों पाकिस्तान फौज को जल्द ही जल्द वापस कर दिए जाए। जहां तक मेरी जानकारी है, कल किसी वक्त पाकिस्तान फौज को फ्लैग मीटिंग की रिक्वेस्ट की जाएगी और उस फ्लैग मीटिंग में दोनों बच्चे पाकिस्तान को दे दिए जाएंगे। इस वक्त क्लियर नहीं है कि वो बच्चे क्या वापस उड़ी ले जाएंगे और उड़ी से मुजफ्फराबाद भेज दिए जाएंगे कि क्या जम्मू साइड पे चक्काबाग बॉर्डर क्रॉसिंग जो है वहां दे दिए जाएंगे। लेकिन ये पक्का है कि थोड़े ही वक्त में वो बच्चे घर की तरफ वापस रवाना हो रहे होंगे। बहुत शुक्रिया प्रवीण स्वामी साहब, आपने ये मामला वहाँ उठी, इंसानी बुनियादों पर इस मामले को बहुत ज़्यादा परसू किया, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा मौजूद हैं, भाई हैं इनमें से एक बच्चे फैसल एवान के, हमारे प्रोग्राम में पहले भी 2 दफ़ा आ चुके हैं। आज उनसे पूछते हैं कि किस हद तक फैमिली को इस खबर के बारे में बताया गया है और क्या फॉरेन ऑफिस ने कहा है। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा, आप तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई है? ये अच्छी खबर पहुंच चुकी है और आपने अपने घर वालों को बता दिया है फाइनली? जी शाहजेब साहब, बहुत शुक्रिया। 23 जनवरी को जब इस इशू के हवाले से जियो न्यूज़ पे ये प्रोग्राम चला, उसके बाद मुख्तलिफ़ लोग मेरे साथ राब्ते में रहे। पाकिस्तान हाई कमीशन भी कॉन्स्टेंटली जो है वो टच में रहा है और इंडिया से भी मुख्तलिफ जर्नलिस्ट बिलखुसूस प्रवीण स्वामी साहब जो हैं वो कॉन्स्टेंटली इन टच रहे हैं और इस हवाले से बताते रहे हैं कि पॉजिटिव मूवमेंट्स चल रही हैं और इंशाल्लाह ताला वी वुड एंड इट अप इनटू एन हैप्पी एंडिंग। और आज ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ मुझे ये पता चली है जी कि बच्चों को रिहा कर दिया गया है फाइनली और वो इंडियन आर्मी के हवाले कर दिया गया है और हमें ये बताया गया है कि अगले 48
से 72 घंटे के अंदर अंदर उनको अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान फ़ौज के हवाले कर दिया जाएगा। ये बड़ी मस्बत खबर है। घर वालों को आपने बताया, वालदा को, दूसरों को, और जो दूसरा बच्चा है उसके घर वालों को भी बताया? क्योंकि लास्ट टाइम जब आप आए थे प्रोग्राम में आपने कहा था इंतहाई परेशानी का आलम है, वालदा को आधी बात बता भी रहे हैं, नहीं बता रहे, टीवी से भी उनको दूर रखा हुआ है कि वो देख ना लें। उनको बताया, इत्मीनान है उन्हें? जी शादिब साहब, यकीनन उनको बताया और बड़ा साई ऑफ रिलीफ मिला है, बट बीइंग फैमिली दे आर मच कंसर्न्ड अबाउट देयर फिजिकल प्रेजेंस विद देम। ये ख़बर आने के बाद यकीनन वो बहुत खुश हुए हैं, लेकिन फिर भी माँ और वालिदैन जो हैं और घर वाले जो हैं वो उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर मुतमईन लाजमी बात है नहीं हो सकते जिस वक्त तक ये बच्चे फ़िज़िकली उनके साथ मौजूद नहीं है। इस ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद यकीनन एक साई ऑफ रिलीफ मिला है कि सारी चीज़ें जो है वो पॉजिटिवली मूव कर रही हैं और इंशाल्लाह ताला ये कमिंग फ्यू डेज़ में इंशाल्लाह ताला ये सेटल हो जाएगा मसला। मतलब हम दुआ करते हैं जल्द से जल्द हो। दफ्तर खारजा से भी मौक़िफ़ मालूम करते हैं, आप लोगों ने इंतज़ाम मुकम्मल कर लिए हैं बच्चों को वेलकम करने के लिए? बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है आप सब ने। जी ऑफ कोर्स वी आर वेटिंग ईच सेकंड फॉर देयर अराइवल बैक और यकीनन सारे इंतजाम मुकम्मल हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद थे। नफीस ज़करिया साहब मौजूद हैं, तर्जुमान दफ्तर खारजा। नफीस ज़करिया साहब बहुत शुक्रिया। भारत से प्रवीण स्वामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे ये बच्चे बेकसूर करार पाए हैं, कल मुमकिन है कि हवाले भी कर दिया जाए। क्या इस हवाले से पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को, पाकिस्तान के वहाँ हाई कमीशन को बताया है भारतीय हुक्काम ने? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आपको पता है कि इस सिलसिले में हमारा मिशन जो है वो काफ़ी एक्टिवली इसको परस्यू कर रहा था और ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर जो है उनके बारे में बातचीत हो रही थी। तो अभी थोड़ी देर पहले भी जो है उनसे बात हुई है। जब मैं आपसे मेरी इस सिलसिले बात हुई थी कि आप मुझसे कमेंट लेंगे, तो थोड़ी देर पहले ही वहाँ से मेरी बात हुई थी फ़ोन पे, तो उनकी दफ्तर खारजा ही बात हुई उस वक्त हो रही थी। तो उसने बताया था कि अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है माशाल्लाह से, थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और कल या परसों तक जो है काफ़ी वजाहत से चीज़ सामने आ जाएंगी कि कब तक ये सिलसिला हो जाएगा और कब ये हवाले कर दिए जाएंगे बच्चे जो है। मगर आपको इस स्टेटस से बता दिया गया कि बच्चे बेकसूर करार पाए हैं, ये भारतीय हुक्काम ने बता दिया है पाकिस्तान को? जी, इस सिलसिले में जो है उन्होंने बात बता दी है कि वहाँ से NIA जो उनको इन्वेस्टिगेट कर रहा था ना, तो वो ख़त्म हो गई उनकी इन्वेस्टिगेशन। बहुत शुक्रिया। नफीस ज़करिया साहब भी बता रहे हैं कि ये भी कम्युनिकेट किया है, फैमिली को भी उम्मीद है बच्चे जल्द आएंगे। प्रवीण स्वामी साहब भी कह रहे हैं कि हो सकता है कल ही पाकिस्तान के इन्हें हवाले कर दिया जाए और ये बड़ी ही मस्बत ख़बर है और बहुत ही खुशी की बात है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद एक ऐसी खबर जिससे सब परेशान है कि जो टीवी हमारे घर में है, कहीं इसके ज़रिए तो लोग हमें ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो मोबाइल है इसमें जो मैसेजेस और डेटा है वो तो कोई दूसरा नहीं ऑब्जर्व कर रहा। मामला क्या है? सिर्फ CIA तक लिमिटेड या दुनिया भर की एजेंसियां दुनिया भर के लोगों के फ़ोन तक एक्सेस कर सकती हैं? सब आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। अमरीकी खुफिया इदारे CIA का एक के बाद एक स्कैंडल सामने आता रहा है। अपने इत्तेहादी मुमालिक के सरबराहों का फ़ोन टैप करने से लेकर खुद साबिक सदर ओबामा के उनसे माफ़ी मांगने से लेकर अब जो खबर सामने आ रही है वो ये कि आम आदमी तक के फ़ोन टैप किए गए हैं, उन्हें हैक किया गया है और सॉफ्टवेयर के ज़रिए बाकायदा तौर पर टेलीफोन्स को ही हैक कर लिया गया। साथ में इन्वॉल्वमेंट की खबरें आ रही हैं कि जो कंपनियां हैं जो मोबाइल फ़ोन बनाती हैं, जो स्मार्टफोन्स बनाती हैं, क्या वो भी मुलव्विस हैं। ये कैसी खबर है जिसके असरात किसी एक मुल्क या एक शख्स पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर मुरतब हो सकते हैं। और अगर कुछ खामियां मौजूद थी सॉफ्टवेयर में जिनको CIA ने इस्तेमाल करके लोगों के फ़ोन हैक किए और उन कंपनियों को नहीं बताया, आईफोन को, सैमसंग को और दूसरी कंपनियों को नहीं बताया कि ये खामियां मौजूद हैं, तो क्या CIA ने खुद तो हैकिंग कर ली मगर रशिया और दूसरे ममालिक को भी ये मौका फराहम किया? क्या ये बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाएगा जिसमें दुनिया भर के करोड़ों लोग और इदारे शामिल हो सकते हैं जो कंप्यूटर्स, स्मार्ट मोबाइल फ़ोन्स और स्मार्ट TV टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो इंटरनेट से मुंसलिक हो या उसके बगैर? क्योंकि अब खबर आई है कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो हमें बहुत सहूलियात फराहम करती है, अब आपका फ़ोन आपके लिए एक कंप्यूटर बन गया है। इसके ज़रिए मुबैना तौर पर दुनिया भर की जासूसी हो रही है। खुफिया राज अफशा करने वाली वेबसाइट विकीलीक्स ने अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के हैकिंग तरीक़ेकार से मुतालिक 8000 से ज़ायद खुफिया दस्तावेज़ रिलीज़ की हैं और CIA का
हैकिंग का बड़ा प्रोग्राम बेनकाब करने का दावा किया है, जिसे वॉल्ट 7 के उन्वान से जारी किया गया है। विकीलीक्स के मुताबिक जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अमरीकी कौंसिल खाने CIA हैकर्स का मरकज था, यानी जर्मनी में ये काम हो रहा था और CIA एजेंट्स यहाँ से यूरोप, मशरिक वस्ता और अफ्रीका की हैकिंग करते थे और इसके लिए CIA में खुसूसी मोबाइल डिवाइस ब्रांच बनाई गई थी। CIA ने हैकिंग के लिए अमरीकी और यूरोपीय कंपनियों की मसनूआत में रद्दोबदल करके जासूसी के आलात लगाए और लोगों की जासूसी के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किए। विकीलीक्स के मुताबिक CIA के इस मंसूबे से एप्पल आईफोन, गूगल एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, सैमसंग स्मार्ट टीवी समेत, यानी कि जो टीवी है सैमसंग का, उस समेत एप्पल का iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अलावा लिनक्स कंप्यूटर्स और इंटरनेट राउटर्स मुतासिर हुए, जिनके जरिए CIA मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट टीवी और कंप्यूटर सिस्टम हैक करके किसी की भी जासूसी कर सकता है। आप कमरे में बात कर रहे हो किसी दूसरे शख्स से, अगर आपकी जासूसी करने का CIA ने प्रोग्राम बनाया है तो आपका टीवी खुला होगा अगर आपके पास वो स्मार्ट टेलीविज़न मौजूद है और आपको नहीं पता होगा कि आपको देखा जा रहा है, आपको सुना जा रहा है। आप किसी दूसरे शख्स से बात कर रहे हो, आपका मोबाइल फ़ोन आपके साथ पड़ा हो, आप मोबाइल पर किसी से बात नहीं कर रहे हैं, बस साथ रखा है मोबाइल फ़ोन, और किसी दूसरे शख्स से कमरे में बैठे आमने सामने बात कर रहे हैं, तो भी मोबाइल फ़ोन को एक्सेस करके आपकी गुफ्तगू सुनी जा सकती है। विकीलीक्स के मुताबिक हैकिंग में इस्तेमाल होने वाले चंद सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स CIA ने खुद तैयार किए और विकीलीक्स की खुफिया दस्तावेजात में यह भी दावा किया गया है कि बरतानवी खुफिया एजेंसी MI5 ने सैमसंग के टीवी सेट्स की हैकिंग के लिए जासूसी के सॉफ्टवेयर की तैयारी में CIA की मदद की थी। इस प्रोग्राम को वीपिंग एंजल का नाम दिया गया था और इसमें सैमसंग टीवी सेट खुफिया तौर पर बंद होने के बावजूद आवाज़ें रिकॉर्ड करता है, यानी टीवी बंद होगा, आपको लगेगा कि टेलीविज़न बंद है, मगर आवाज़ें खुफिया तौर पर रिकॉर्ड कर रहा होगा और बाद में इंटरनेट के जरिए CIA के कंप्यूटर को मुंतकिल कर रहा होगा। मुबैना तौर पर यह विकीलीक्स की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया है। विकीलीक्स की जारी दस्तावेजात में बताया गया है कि CIA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए स्मार्टफोन्स को हैक करके स्मार्टफोन्स में मौजूद एप्लीकेशंस की राजदारी के निज़ाम को बाईपास करके उस पर होने वाले टेक्स्ट मैसेजिंग, गुफ्तगू और कोई भी डेटा हासिल कर सकता है। यानी कि जो स्मार्टफोन्स हैं उनके सॉफ्टवेयर में बाकायदा तौर पर हैक ना होने के लिए सिस्टम होता है, उस सिस्टम को बाईपास करेगा, फिर आपके स्मार्टफोन में जो मैसेजेस हैं वो पढ़ सकते हैं, अगर आपका कोई डेटा मौजूद है उसे रीड कर सकता है, आप अगर किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं वो हैक कर सकता है। इस हैकिंग सिस्टम से सैमसंग, HTC और सोनी की तैयार करदा मसनूआत मुतासिर हुई। CIA मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशंस, व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम समेत दीगर वो एप्लीकेशंस जो आपको लगता है कि ना कोई एजेंसी सुन सकती है, आम मोबाइल फ़ोन पर कॉल करने की बजाय अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, सिग्नल यूज़ करते हैं, तो CIA उस तक में घुसने का उस पर इल्ज़ाम लग रहा है कि उनकी आपकी चैट पढ़ सकती हैं, आपकी बातें सुन सकती है। साथ ही ऐसे तरीके बनाए गए जिनके ज़रिए स्मार्टफोन्स का कंट्रोल हासिल करके उसे इस्तेमाल करने की वाले की जगह मालूम की जा सकती है कि वो एग्जैक्टली है कहाँ और कहाँ से बात कर रहा है, उसकी लोकेशन क्या है, और डिवाइस और के माइक्रोफोन को ऑन किया जा सकता है, जिससे अगर आपके साथ आपका मोबाइल फ़ोन जेब में भी रखा है मगर आप क्या और किससे बात कर रहे हैं वो सुना जा सकता है। विकीलीक्स की जारी दस्तावेजात में यह भी दावा किया गया कि अक्टूबर 2014 से CIA व्हीकल कंट्रोल सिस्टम को मुतासिर करके उसके अंदर दाखिल होने की कोशिश में था। जो मॉडर्न गाड़ियाँ हैं और ट्रक्स वगैरह हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है ये सिस्टम, और उनको भी हैक करने की कोशिश कि गाड़ी में क्या हो रहा है। विकीलीक्स का तबसरा है और ये हो सकता है कि CIA दुनिया में कहीं भी इस स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम में दाखिल होकर दुनिया में कहीं भी किसी का कत्ल करवाया हो। ये विकीलीक्स कह रहा है कि गाड़ियों के स्मार्टफोन्स में घुस के लोगों की लोकेशन पता करके कि वो हैं कहाँ, कोई कत्ल कराया हो। विकीलीक्स के मुताबिक CIA ने ऐसे तरीक़े भी ईजाद किए जिसके ज़रिए ऐसे कंप्यूटर और मशीनों को हैक किया जा सकता है जो इंटरनेट से मुंसलिक ही ना हो, उसके बावजूद उन्हें हैक किया जा सकता है। विकीलीक्स के मुताबिक ये खुफिया दस्तावेजात CIA ने अमरीकी हुकूमत के लिए काम करने वाले चंद साबिक हैकरों को दी थी, जिनमें से एक ने ये विकीलीक्स के हवाले की। विकीलीक्स के मुताबिक के ज़राए ने इस मालूमात का तबादला इसलिए किया है कि वो चाहता है कि इस बहस को शुरू किया जा सके कि आया CIA की हैकिंग की सलाहियतें उसको हासिल इख्तियार से तजावुज़ हैं, यानी जो इख्तियार दिया गया है ख़ुद अमेरिका की हुकूमत ने CIA को, उसके इख्तियार से भी तजावुज़ हैं ये सलाहियतें। अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी AP के मुताबिक इस तमाम मालूमात की भी अब तक आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हुई है। CIA ने इस मामले पर तबसरा करने के लिए जब से रब्ता किया गया तो इस मौजू पर बात करने से इनकार किया, ये भी विकीलीक्स कहता है। और अमेरिकी नशरियाती इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक CIA के एक तर्जुमान जोनाथन ली ने कहा
कि उनका इदारा मुबैना इंटेलिजेंस दस्तावेजात के दुरुस्त होने या ना होने पर कोई तबसरा नहीं करेगा। यानी कैटेगोरिकली नहीं कहा, यह सब गलत है। जबकि बरतानवी खबर रसां इदारे BBC उर्दू के मुताबिक बरतानवी दफ्तर दाखिला ने भी दस्तावेजात पर रद्द अमल देने से इज्तनाब किया है। यानी कि ना MI6 का डिनायल, ना CIA की तरफ से इस बात की तरदीद। इस मामले में जिन कंपनियों का नाम विकीलीक्स में सामने आया है उनका रद्द अमल बहरहाल कुछ सामने आया। एप्पल का कहना है कि उसने अपनी खामियों पर पहले ही काम किया है। एप्पल का कहना है कि वो अपने सारिफीन को बेहतरीन डेटा सिक्योरिटी फराहम करती है और इसे बरकरार रखने के लिए मुसलसल इदारा काम कर रहा है। सैमसंग का रद्द अमल आया है कि हम इस खबर से बाखबर हैं और इस मामले को देख रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का रद्द अमल आया है कि वो इस मामले से बाखबर हैं और इस पर नज़र रखे हुए हैं। गूगल और लिनक्स की जानिब से इस मामले पर तबसरे से गुरेज किया गया है, जबकि इंटरनेट प्राइवेसी के लिए काम करने वाली दी वर्ल्ड वाइड वेब फाउंडेशन ने इस मामले पर अमरीकी हुकूमत से तफसीली जवाब का मुतालबा किया है। इस तमाम मामले को और आसानी से समझने और जानने के लिए, और क्या आपका फ़ोन, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं, किस तरीके से महफूज हो सकता है या कतई तौर पर महफूज नहीं है, चाहे कंपनियां कुछ भी दावा करती हों। एक एप्लीकेशन व्हाट्सएप अगर आप इस्तेमाल करते हैं, वो दावा करती है कि ये मुकम्मल इनक्रिप्टेड है, उसके बावजूद एप्लीकेशन को हैक ना किया जाए, आपका मोबाइल फ़ोन हैक हो जाए। हालांकि आईफोन और सैमसंग भी दावा करते हैं कि उन्हें हैक नहीं किया जा सकता। कोई तरीका है बचने का या नहीं? हमारे साथ IT एक्सपर्ट हैदर रज़ा साहब मौजूद हैं। हैदर रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया। तो सुबह से परेशानी, क्या कोई तरीका है कि इस फ़ोन को ना हैक किया जाए? बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे हैं, ईमेल्स कर रहे हैं कि भाई कोई तो तरीका होगा। देखिए, ये 100% तो नहीं कहा जा सकता कि ये हैक नहीं होगा, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ एहतियातें हैं जो कि की जा सकती हैं, जिससे आप थोड़ा बहुत महफूज हो सकते हैं। ये जो लीक्स आई हैं, इसका असर डायरेक्टली जो है वो कंज्यूमर पे तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि इससे आप प्रोटेक्शन जो है वो नहीं ले सकते। जो माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल या गूगल जो इम्प्लीमेंटेशन करेगा या सिक्योरिटी के फीचर्स लगाएगा, वो बैक एंड के ऊपर लगा रहा होगा, तो ऑर्डिनरी यूज़र को इसका फ़र्क नहीं पता चलेगा। लेकिन जो प्रिकॉशंस हैं उसमें आप अपने मोबाइल फ़ोन को इनक्रिप्ट कर सकते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अपडेट कर सकते हैं, iOS को अपडेट करें, एंड्रॉयड को अपडेट करें। फिर जैसे ही पैचेस आएँ तो उसको आप फ़ौरन जो है वो डिप्लॉय आप कर सकते हैं। और कोई भी डेटा जो आपका सेंसिटिव डेटा है उसको क्लाउड या इंटरनेट के ऊपर आप ना रखें, और अगर रखें तो पहले इनक्रिप्ट करें, फिर उसको आप जो है यानी कि जो अपडेट आते रहते हैं मुसलसल एक स्मार्टफोन के अंदर, कि आप अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लें, और अक्सर इंसान इग्नोर कर देता है कि बाद में कर लूँगा, फौरी तौर पर कर लेना चाहिए उन अपडेट्स को। और ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट्स के अलावा जो एप्लीकेशन के अपडेट्स हैं उनको भी करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी वल्नरेबिलिटी होती है। तो अगर एप्लीकेशन का कोई अपडेट आया है तो उसको भी अपडेट फौरी तौर पे किया जाना चाहिए। और ये भी मुमकिन है, और CIA के अलावा दुनिया की दूसरी एजेंसीज के लिए, कि इस वक्त ये फ़ोन कॉल से कनेक्टेड नहीं है, आप और मैं बात कर रहे हैं, मगर कोई इसको हैक करके एक्सेस करके वो बात जो आप और मैं किसी रूम में बैठ के कर रहे हो, कहीं भी बाहर कर रहे हो, वो सुनी जा सके? मुमकिन है? बिल्कुल ये मुमकिन है। इसमें फेसबुक की एक एप्लीकेशन है जो कि एंड्रॉयड के ऊपर आई थी, उसमें जो परमिशंस दी गई हैं वो परमिशंस ऐसी हैं जिस पे माइक जो है वो ऑन किया जा सकता है, कैमरा ऑन किया जा सकता है। और इसके अलावा लैपटॉप अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसमें सामने कैमरा लगा हुआ है, वो भी हैक हो सकता है कि कोई देखता रहे मूवमेंट किसी की भी, कि जी कैमरा हैक हो जाए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये हैक हो सकता है। उसका सिर्फ एक ही तरकीब है कि उसके सामने जो है वो आप टेप लगा के रखें। और ये जो एप्लीकेशंस हैं, आमतौर पर तासुर था कि जी नॉर्मल फ़ोन से ना बात करें, अगर आपने कोई सोर्स से बात, किसी से भी बात करनी है, व्हाट्सएप से बात कर लें, टेलीग्राम पे कर लें, सिग्नल पे कर लें, तो ये एप्लीकेशन सेफ हैं? सिर्फ मोबाइल आपका हैक हो जाए तो ये हैक हो सकती हैं, या एप्लीकेशंस भी हैक हो सकती हैं? जी, जिस तरह की इंफॉर्मेशन आई है विकी लीक्स में, उसमें ये बताया है कि एप्लीकेशन अगर इंक्रिप्टेड भी है और आप सिक्योर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसको बाईपास करके आपका फ़ोन जो है वो हैक किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। हैदर रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से बता रहे थे कि खुद एहतियात कीजिए, सिर्फ सॉफ्टवेयर पर ना रिलाई कीजिए। एक तो अपडेट आए तो फ़ौरन कर लिया करें, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर टेप लगा दें। आपका जो कैमरा है, आपका टीवी अगर आपके पास वो सैमसंग का स्मार्ट टीवी है जिसमें कैमरा भी है, तो उस पर टेप लगा दें। ख़ुद आपने एहतियात करनी है। तजज़ियाकारों का कहना है कि अगर इन मालूमात की तस्दीक हो गई जो विकीलीक्स की तरफ से आई हैं, ये अमरीकी हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी का बाइस बन सकता है, क्योंकि अपनी इंफॉर्मेशन और दुनिया भर पर नज़र रखने के लिए अमेरिका ने इन बड़ी बड़ी कंपनियों की मसनूआत
और सॉफ्टवेयर सिस्टम में मौजूद कमजोरियों को सामने लाने की बजाय और इन कंपनियों को बताने की बजाय कि देखें ये कमजोरियां हैं और ये अमरीकी कंपनियां हैं, अक्सर इनमें अपने मुफाद के लिए खुफिया रखा और इनको नहीं बताया और पूरी दुनिया की सिक्योरिटी को खतरे में डाल दिया सिर्फ इसलिए कि वो खुद इन कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करके फ़ायदा उठा के हैकिंग कर सकें। ये तमाम खामियां जिनका अमरीकी खुफिया इदारे ने फ़ायदा उठाया, ये स्कैंडल इसलिए बन सकता है कि कोई दूसरा मुल्क भी इन्हें इस्तेमाल कर सकता है। इन्हीं खामियों से अमरीकियों की हैकिंग भी कर सकता है, रशिया कर सकता है और किसी खतरनाक हाथों में भी ये इन्फॉर्मेशन जा सकती है अमरीकी पॉइंट ऑफ व्यू से। माजी में भी अमरीकी इदारे NSA की जानिब से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों की जासूसी की खबरें सामने आती रही हैं, जिसके बाद अमरीका को जर्मन चांसलर समेत कई सरबराहान मुमलिकत की नाराज़गी का सामना करना पड़ा था। बराक ओबामा को माफ़ी मांगनी पड़ी थी इत्तेहादियों से, जबकि गुज़िश्ता साल अमरीकी सदारती इंतखाब में भी रूस की जानिब से हैकिंग का मामला उठा था और ट्रंप से शिकस्त खाने वाली हिलरी क्लिंटन ने इल्ज़ाम लगाया था कि रूसी इंटेलिजेंस ने हैकिंग की और इंतखाबात में दखल अंदाजी करके ट्रंप की जीत में किरदार अदा किया। जबकि व्हाइट हाउस ने भी कहा था कि अमरीकी इंतखाबात के दिनों में होने वाली हैकिंग में रूसी सदर बराह रास्त मुलविस थे और अब अमरीकी खुफिया इदारे CIA पर हैकिंग के जरिए जासूसी का इल्ज़ाम लग रहा है और स्मार्टफोन, स्मार्ट TV और कंप्यूटर्स जो अब दुनिया भर में लोगों के रोज़मर्रा ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। हो सकता है आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं तो स्मार्ट TV पर देख रहे हैं, आपके साथ जो फ़ोन पड़ा है वो स्मार्टफोन है। अगर विकीलीक्स की ये तमाम मालूमात सही साबित हो जाती हैं तो एडवांस टेक्नोलॉजी पर से लोगों का भरोसा कम हो सकता है। इसके लिए बैनुल-अक़वामी कंपनियों को अपना निज़ाम मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है और आप सबको वो तमाम एहतियात करने की ज़रूरत है जो IT एक्सपर्ट हैदर रज़ा साहब बता रहे थे कि ये एहतियातें आपको खुद करना पड़ेंगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद मज़ीद खबरों पर बात करेंगे। क्या एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और रियासती इदारे संगीन इल्ज़ामात की जद में आएंगे? इंतखाबात से पहले ही तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को निशाने पर लिया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पीर 6 मार्च को इशारा दिया कि तहरीक इंसाफ एक बार फिर से सड़कों पर होगी, मगर इस बार हुकूमत की बजाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ होगी। इमरान खान ने कहा कि वो दोबारा सड़कों पर आ सकते हैं, लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के इंक्वायरी कमीशन की तजावीज़ की रोशनी में इलेक्शन में इस्लाहात लाने में नाकाम रहा है। इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा है। इससे पहले 2 मार्च को इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के इजलास में तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शीरी मज़ारी ने इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो प्री पोल धांधली कर रहा है। शीरी मज़ारी के इल्ज़ामात के बाद इलेक्शन कमीशन के वफ्द ने कमेटी का बॉयकॉट कर दिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रज़ा खान ने इलेक्शन कमीशन के अरकान को इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के इजलास में शिरकत से रोक दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत लिखा और लिखकर वाज़ेह किया कि इलेक्शन कमीशन ने नेक नियति के साथ कमेटियों के इजलास में शिरकत की, लेकिन कमेटी रुकन शीरी मज़ारी ने इलेक्शन कमीशन पर प्री पोल धांधली का इल्ज़ामात लगाए। इजलास में रूल्स ऑफ प्रोसीजर का तकद्दुस पामाल किया गया। स्पीकर रुकन असम्बली के खिलाफ तहकीकात और कार्रवाई करें। इलेक्शन कमीशन कमेटी में पार्लियामेंटेरियंस की मुआवनत करता रहा। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कमेटी के 20 जबकि ज़ेली कमेटी के 78 इजलास में शिरकत की, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन हुकाम इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। ये स्पीकर को लिखा गया। अब एक तरफ तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली के रवैये के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने बॉयकॉट कर दिया है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज ने इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी है कि उनके रवैये की वजह से अरकान असम्बली का इस्तेहकाक मजरू हुआ। और तीसरी तरफ खान साहब कह रहे हैं वो सड़कों पर आएंगे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन एक बार फिर से आमने सामने हैं और इमरान खान भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तहरीक का इंदिया दे चुके हैं। साथ ही खबरें सामने आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी इस्लाहात के बगैर आइंदा इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी इस्लाहात का मुसविदा तैयार कर लिया है। पार्टी चेयरमैन की मंजूरी के बाद हुकूमत को दिया जाएगा। इंतखाबी इस्लाहात का मामला अभी तक मंजूरी के मरहले में है, हालांकि तकरीबन 2 साल से यह मामला पार्लियामेंट की कमेटी के पास है और 2013 के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात के बाद 25 जुलाई 2014 को स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इंतखाबी इस्लाहात कमेटी कायम की। कमेटी को टास्क दिया गया कि वो साबिका इंतखाबी तरीक़ेकार का जायज़ा लेकर मुस्तकबिल में आज़ाद और शफाफ इंतखाबात के इनकाद को यकीनी बनाने के लिए सिफारिशात तैयार करें। और अगस्त 2014 में वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब इसके सरबरा मुंतखब हुए और 33 रुकनी कमेटी में पार्लियामेंट में मौजूद तमाम जमातों को नुमाइंदगी दी गई। तहरीक इंसाफ के 4 अरकान पार्लियामेंट को भी इस कमेटी का हिस्सा बनाया गया। अब इंतखाबी इस्लाहात कमेटी की ज़ेली कमेटी ने 70 से ज़ायद नशिस्तों के बाद
20 दिसंबर 2016 को इलेक्शन बिल 2017 पार्लियामेंट में पेश किया। कमेटी के सरबराह इसहाक डार ने अरकान असेंबली और दीगर शोबों से वाबस्ता अफराद से मुतालबा किया कि वो 30 दिन में अपनी तजावीज़ दें, जिसके बाद मुख्तलिफ इदारों की तरफ से तजावीज़ दी भी गई और फिर गुज़िश्ता माह 7 फरवरी को काबीना ने इलेक्शन बिल 2017 की मंजूरी दे दी, जो पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। और अहम बात यह है कि इंतखाबी इस्लाहात कमेटी की सिफारिश रोशनी में 27वीं आईनी तरमीम आज कौमी असम्बली में पेश कर दी गई, मगर अभी भी बहुत से आईनी और कानूनी तरामीम होना बाकी है। बहरहाल अभी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट और बायोमेट्रिक वोटिंग के मामले पर इत्तफाक राय नहीं हो सका और ये मामला इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी की ज़ेली कमेटी के पास है, जिस पर इत्तफाक राय होने के बाद इसे कानूनी शक्ल दे दी जाएगी। ताहम इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने अपना बड़ा काम मुकम्मल कर लिया है। जब तहरीक इंसाफ इन इंतखाबी इस्लाहात का हिस्सा रही तो फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से एतराज़ क्यों उठाया जा रहा है, ये सवाल हम पूछते हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से, जो कि इस कमेटी का बाकायदा तौर पर हिस्सा रहे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब 70 इजलास, उसके बाद मामला पार्लियामेंट में जाना, फिर क्या ऐसी वजह है कि आपकी कोई बात नहीं मानी गई या कोई और मामला है जिसकी वजह से आप मुतमईन नहीं हैं तहरीक इंसाफ? देखिए भाई साहब, हमने टेक्नोलॉजी के एतबार से 3 इश्यूज़ की निशानदेही की, जिसकी सब कमेटी बनी, जिसका मैं चेयरमैन था। एक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वोटिंग, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और दूसरे बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 1984 से काम कर रही है और अब सारा इलेक्शन उनका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर होता है। यहाँ बावजूद इस मामले को टाला जाता रहा। उसके बावजूद मेरी सब कमेटी में, जिसका मैं चेयर हूँ, उसने स्पेसिफिकेशंस के एतबार से इलेक्शन कमीशन को सारी स्पेसिफिकेशंस दे दी कि ऐसी होनी चाहिए। उन्होंने एक तो 4 महीने इस बात पर लगाए कि उन्होंने काबीना से 20 करोड़ रुपए मांगे कि जी कोई 400 मशीनें खरीदी जाएंगी, जबकि मेरा कहना था कि प्रोसेस शुरू करो और काबीना का प्रोसेस साथ साथ चलने दो। 4 महीने वो ज़ाय हुए। उसके बाद इसी तरह से बायोमेट्रिक वोटिंग मशीन्स के आईडी मशीन्स के एतबार से भी स्पेसिफिकेशंस मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस कमेटी ने तैयार कर ली, जिसका मैं चेयरमैन था। वो भी, उसकी भी बिड्स हुई और बिड्स के एतबार से प्रपोजल आए। जब ये सारा मामला चलने लगा तो एक हुकूमती इदारे ने यह कहा कि जी डेटा का मामला बड़ा सेंसिटिव है और डेटा के एतबार से इस बात की एहतियात कर ली जाए कि जनाब वो डेटा कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और हमारे लिए भी अजीज है कि नादरा का डेटा मेरे पाकिस्तान का डेटा है, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मगर ये मशीनें बाहर से आएंगी और कहीं डेटा और कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए और लीक ना हो जाए, ये हुकूमती इदारा था या रियासती इदारा था? और उसके बाद क्या हुआ? जी, ये रियासती इदारा था और इसके बाद पहले तो हमें दूर से ख़त दिखा दिया गया। मैंने कहा यार 1 महीना लग गया मुझे वो ख़त पढ़ने में। मैंने कहा यार दिखाएं तो सही कि क्या कहा है। उसमें सिर्फ ये था कि जी ये डेटा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, इसकी एहतियात कर ली जाए। मगर हमें ये कहा गया कि जनाब जिन कंपनीज़ को हमने शॉर्ट लिस्ट किया है वो कंपनीज़ डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी और ये होगा। वहाँ टाइम ज़ाया हुआ और अब ये कैफियत है। मुझे ख़तरा इस बात का है कि जो 2 बड़े इनोवेशंस थे जो हम लाना चाहते थे, जिस पर इत्तेफाक था, वो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज और या हुकूमत के लहतोलाल की वजह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और बायोमेट्रिक आईडीज़ के एतबार से अगर अभी भी तेज़ी पकड़ ली जाए तो हो जाएंगी, वरना नहीं होगी। 2 चीज़ें तो ये हो गई। एक, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वोटिंग के हवाले से मेरी रिपोर्ट 2 महीने पुरानी है। नादरा के साथ मिलकर सारा प्रोग्राम तय कर लिया, मगर अभी भी उसमें फुट ड्रैगिंग हो रही है। ये मशीनें आनी चाहिए और इसी तरीके से इन मशीनों पर ही इंतखाबात होने चाहिए, इस बात पर इत्तफाक कर लिया था नून लीग ने और दूसरे सबने। कमेटी में इस बात पर टोटल इत्तेफाक था और उसके बाद फुट ड्रैगिंग टोटल इत्तेफाक था जब भी स्पेसिफिकेशन बनाई गई, उसके बाद फुट ड्रैगिंग हो रही है। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा तो उसी तरह से कानून तो बन जाएंगे मगर उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा और टेक्नोलॉजी की मदद नहीं ली जा सकेगी। इसी तरह से ओवरसीज पाकिस्तानी वोटिंग के हवाले से 1990s की दहाई से नवाज शरीफ साहब जो भी प्रेसिडेंट बाहर गया वादे करता रहा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मगर यहां पर भी मामला डिलेस पर है। 3 चीजें तो ये हो गई। चौथी बात ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पिछली मीटिंग के अंदर ये हुआ कि हमारी मेंबर श्री मजारी ने एक कमेंट पास किया, उसके ऊपर उनको ऑब्जेक्शन हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो और रिकॉर्डिंग देख ली जाए, लम्हों के अंदर श्री मजारी ने अपोलोजाइज किया कि मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मकसद ये नहीं था। उसके बावजूद भी गुस्सा दिखाकर बरहम होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लोग चले गए। मैं ये कहता हूं कि मैंने तो वो कमेंट पास नहीं किया, शिबली फराज ने नहीं किया, जितने MNAs
बैठे थे उन्होंने नहीं किया। उनका ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं हुआ इस बात पर कि जिन खातून ने, हमारी खातून ने जो कमेंट पास किया उसके ऊपर अपोलोजाइज किया, उसके बावजूद वो वॉकआउट कर गए, और फिर ये कहा जा रहा है वापस आकर। मगर डॉक्टर साहब ये आपको सवाल बाकी बातें एक तरफ, टू बी फेयर इसका और क्या मतलब हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन प्री पोल रिगिंग कर रहा है, और क्या मतलब हो सकता है श्री मजारी साहिबा का? क्यों नहीं बुरा लगेगा और कोई कि मेरा ये मतलब नहीं था या समथिंग? सॉरी, इसका और क्या मतलब? क्यों बुरा लगेगा? और आपका एक रिकॉर्ड भी है इलेक्शन कमीशन के साथ, इल्जामात का खान साहब भी बात कर देते हैं, तो क्यों नहीं बुरा लगेगा इलेक्शन कमीशन को? नहीं, मैं तो कह रहा हूं मुझे बुरा लगेगा। मैं एक पाकिस्तानी हूं, इतने अच्छे अच्छे प्रपोजल दिए गए, फुट ड्रैगिंग हुई, तो ये क्या है? ये इसको मुख्तलिफ अंदाज से उसने कहा और अपोलोजाइज भी कर लिया। देखे ना, मेरा तो बड़ा सीरियस इशू है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। और जाहिर है हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हुकूमत ऑपोजिशन को लेकर बैठे। अगर इतनी मेहनत हुई है और कंसेंसस भी हुआ है जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं, तो हुकूमत इस मामले को सड़कों पर ना जाने दे, अगले इंतखाबात को बिल्कुल मुतनाज़ ना होने दे। जमहूरियत के लिए लाजमी है, उसके लिए ये जो शिकायत हैं हम कोशिश करेंगे कि कल हुकूमत का भी इस पर वर्जन मालूम करें, जो बात डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद हम खबरों पर बात करेंगे। सिंध पुलिस की जानिब से कराची समेत पूरे सूबे में सिक्योरिटी के इकदामात मजीद सख्त करने का फैसला हुआ है, और सिंध पुलिस ने आर्जी रिहायशी इमारतों में मौजूद लोगों से मुतालिक मालूमात इकट्ठा करने का फैसला कर लिया है। हम सब की, आप सबकी जिम्मेदारी है कि पुलिस के साथ इस मामले में ताउन करें। होटल, हॉस्टल, इसके अलावा गेस्ट हाउसेज और जो मकान किराए को दिए जाते हैं, मालिकान हों, मैनेजर्स हों, उनको अपने करीबी थाने में किराएदारों और मेहमानों की मालूमात फराहम करना होगी। कल आईजी सिंध पुलिस एडी ख्वाजा की सरबराही में पुलिस की अहम मीटिंग हुई। मुलाकात में सूबे में सिक्योरिटी से मुतालिक बड़े फैसले किए गए, और बड़े फैसलों में एक फैसला जो टेम्प्रेरी रेजिडेंट एक्ट 2015 पर फौरी तौर पर अमल दरामद का है। एक्ट के तहत जो हैं मालिक मकान या होटल मैनेजर पाबंद हैं कि वो किराएदारों की मालूमात करीबी थाने में जमा कराएं। ये एक्ट अप्रैल 2015 में बना था, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। 2 साल बाद बाकायदा तौर पर अब इस पर अमल दरामद कराने का फैसला हुआ है, और एक्ट के तहत होटल, हॉस्टल, सराय और गेस्ट हाउसेज और मकान के किराएदारों का डेटा करीबी थाने में जमा कराना होगा। हम फिर कह रहे हैं कि आप तमाम शहरियों की जिम्मेदारी है कि पुलिस से इस मामले में ताउन करें, पुलिस को क्रैकडाउन की नौबत ना पड़े। आप खुद जाइए, वॉलंटियर कीजिए। अगर आपने घर किराए पर दिया है तो उसका डेटा अपने करीबी थाने में जमा कराइए। रिहायशी कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, उन्हें ये मालूमात फराहम करना आपकी जिम्मेदारी है, वरना पुलिस आएगी और आपसे मालूमात लेगी। इंतजामिया स्टूडेंट्स की मालूमात फराहम करने की पाबंद है। मालिक मकान, प्रॉपर्टी डीलर और किराएदार 48 घंटे के अंदर पुलिस को इतला देने के पाबंद हैं। होटल, हॉस्टल, सराय और गेस्ट हाउसेज के मालिकान या मैनेजर सिर्फ 3 घंटों के अंदर मेहमानों की आमद से मुतालिक पुलिस को इतला देने के पाबंद हैं। कानून के मुताबिक के बताएं कि जी ये आया है अभी होटल में या गेस्ट हाउस में। मालिकान, मैनेजर या प्रॉपर्टी मालिक इस बात को भी यकीनी बनाएं कि किराएदार या मेहमानों के पास असलहा या आतिशी मादा ना हो, ये भी इस बात के पाबंद हैं। पुलिस अफसर जो सब इंस्पेक्टर की रैंक से कम ना हो, वो इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगा। पुलिस सारे मालूमात जमा करके डेटाबेस तैयार करेगी, और हासिल की गई मालूमात किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी, कानून कहता है। अगर कोई मालूमात फराहम करने में नाकाम रहता है और कानून पर अमल दरामद नहीं करता, तो ऐसे शख्स को 6 माह तक कैद की सजा के अलावा कम से कम 10,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 45,000 रुपये जुर्माने की सजा दी जाएगी। ये एक्ट जराइम पेशा अनासिर और दहशतगर्दों के खिलाफ कौमी एक्शन प्लान का हिस्सा है, लेकिन इस पर पहले नहीं हुआ, अब फैसला हुआ है। इसके लिए कितना वक्त दरकार है, क्या प्लान है पुलिस का? हमारे साथ आईजी सिंध एडी ख्वाजा साहब मौजूद हैं। एडी ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। मतलब क्या एग्जैक्टली प्लान है इस पर अमल दरामद करने का, और लोगों को आप क्या पैगाम देंगे? उनके पास टाइम है, कवायद जमा करा दें, क्रैकडाउन होगा, क्या होगा? जी देखिए, क्रैकडाउन की तो मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन चूंकि ये कानून बन चुका है और ये नेशनल एक्शन प्लान का एक बहुत इम्पोर्टेंट जुज है, और ये ट्रेडिशनली और पुराने रवायत के मुताबिक भी जितने भी होटल्स थे, सराय, गेस्ट हाउसेस, उनको अपने मेहमानों की कवायद दर्ज करना लाजमी थे, लेकिन अब उनको ये कवायद पुलिस के साथ शेयर करना लाजमी है, और इसमें कानूनन लाजमी है। और अगर कोई इसमें गफलत करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई जिस तरह आपने बताया कि वैसे हो सकती है। और साथ साथ ये भी मैं आपको बताते चलूं कि वो जो गैर कानूनी गेस्ट हाउसेस चला रहे हैं, वो जो गैर कानूनी तौर पे सराय चला रहे हैं,
उनको फौरी तौर पे खुद को रजिस्टर करना चाहिए, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि ये देखा गया है कि जितने भी दहशतगर्द बाहर से आते हैं वो बहरहाल कहीं न कहीं ठहरते हैं या उनके सहूलतकार ठहरते हैं। मतलब आप लोग किस तरीके से इस बात को वेरीफाई करेंगे कि घर है वहाँ पर किराएदार रह रहा है और फिर उस किराएदार का डेटा नहीं दिया गया या दिया गया है थाने में, किस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे? देखिए, इसकी बहुत सारे अपने इसके इंग्रेडिएंट्स होंगे। सबसे पहले तो ये सिटीजन्स के ऊपर ट्रस्ट करना होगा हमें कि जो अपनी प्रॉपर्टी किसी को लेट आउट करता है या किराए पे देता है तो उस शहरी की जिम्मेदारी है। अगर कोई शहरी या कोई ऐसा आदमी वो मालूमात फराहम नहीं करता और पुलिस के इल्म में चीज़ें आती हैं, क्योंकि पुलिस के पास इंटेलिजेंस नेटवर्क भी मौजूद होता है जिसके तहत वो अपना काम करते हैं। तीसरा, जो यूटिलिटीज के बिल होते हैं, टेलीफोन के एड्रेसेस होते हैं जो कि फराहम किए जाते हैं मुख्तलिफ कंपनीज को टेनेंट्स की तरफ से, उससे भी पता लग सकता है कि किस मकान में टेनेंट रहता है और कौन ओनर रहता है उन मकानों में। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आईजी सिंध एडी ख्वाजा साहब मौजूद। जिम्मेदारी है शहरियों की पुलिस के साथ इस मामले में ताउन करें। आपकी जिम्मेदारी है किसी को ऐसे ही अपना मकान किराए पर ना दे दें, होटल में स्टे ऐसे ही ना करने दें, लोगों के कवाइफ लें, बाकायदा तौर पर वेरीफाई करें किसको आप घर दे रहे हैं, कौन वो शख्स है, और पुलिस थाने में स्टेशन में उसकी मालूमात जमा कराएं। वरना अगर पुलिस के इल्म में ये बात आती है और आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी तो आपको सज़ा हो सकती है कानून के मुताबिक। इसलिए अपनी जिम्मेदारी अदा कीजिए, ताउन कीजिए, ताकि हम सब पूरे पाकिस्तानी सारे लोग महफूज रहें दहशतगर्दों से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद बात करें। दुनिया भर में आज ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है। ख़वातीन की कामयाबियों का तस्करा किया जा रहा है, उनकी काविशों को सराहा जा रहा है, उनकी हिम्मत को दुनिया खिराजे तहसीन पेश कर रही है। ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन की कामयाबियों का चर्चा किया जा रहा है। वहीं इस दिन के हवाले से सोशल मीडिया की मशहूर वेबसाइट फेसबुक ने ख़वातीन के आलमी दिन की मुबारकबाद दी है और इस दिन के हवाले से पाकिस्तान की कम उम्र तरीन नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का कॉल लिखा है। इस बात का इंतज़ार ना करें कि कोई आएगा और आपके लिए आवाज़ उठाएगा, आप खुद दुनिया बदल सकती हैं। एजाज़ की बात है, हम सब के लिए एजाज़ की बात है। दुनिया भर में पाकिस्तान की ख़वातीन अपनी सलाहियतों की वजह से तवज्जो हासिल कर रही हैं, उन्हें सराहा जा रहा है। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में ख़वातीन का किरदार बढ़ रहा है। पाकिस्तान में भी इस दिन की मुनासबत से मुख्तलिफ तकरीबात की गई और एक दिलचस्प बात आज की ये भी है कि कराची में ख़वातीन के लिए एक खुसूसी पिंक टैक्सी सर्विस मुतारिफ कराई गई है, जिसकी ड्राइवर भी ख़वातीन होंगी और सवारी भी ख़वातीन की होगी, जिसका मकसद सफ़र करते वक्त ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देना है। ख़वातीन का किरदार हर शोबे में बढ़ता जा रहा है, मगर अब भी पाकिस्तानी मुआशरे में ख़वातीन बहुत से मसाइल का सामना कर रही हैं। अभी बहुत से कठिन मरहले बाकी हैं, उन्हें हल करना है और ख़वातीन के लिए एक बेहतर और साजगार माहौल फराहम करना है। और ये हम सब की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।